हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, फाइनली आपके लिए मैं अपनी न्यू वन शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है योर नीड इज़ माई नीड लेकर आ चुकी हूँ। ये एक शुगर डैडी एफएफ है। तो एफएफ के नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी क्या होने वाली है। इसमें टॉप हमारा लावांग जी है और बॉटम हमारा विभूषण। इसमें आपको एज गैप भी देखने को मिलेगा और इसमें अल्फ़ा और ओमेगा जैसे कोई टर्म्स नहीं है। ओके, ये प्रॉपर एक गे स्टोरी है। तो मैंने स्टोरी की बेसिक चीज़ें आपको बता दी है। अब स्टोरी में क्या होता है ये तो आपको स्टोरी सुनकर ही मालूम होगा। ओके, तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अभी बारिश हो रही है और मैं इसी में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अगर बारिश की भी वॉइस आपको आए तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी फाइनली स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर आगे बढ़ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। आगे एक लड़की की तरफ जो कि उसके सामने थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसने शॉर्ट सी स्कर्ट पहनी हुई थी, साथ में क्रॉप टॉप वेयर किया हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। विंग जो कि उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, वांगुई। जैसे ही वांगुई पीछे मुड़ती है वो विंग को देखकर चौंक जाती है। वो विंग को देखते हुए कहती है, हाँ विंग, क्या हुआ? तभी विंग जो कि बहुत ही हिम्मत करते हुए अपने हाथों का गुलाब वांगुई की तरफ आगे बढ़ा देता है। वांगुई उस गुलाब को देखती है और एक स्माइल के साथ ले लेती है। विंग इससे बहुत खुश हो जाता है। विंग कहता है, मैं तभी वांगुई कहती है, बोलो ना विंग। तभी विंग कहता है, आई लव यू सो मच वांगुई। जैसे ही वांगुई ये सुनती है वो शर्माने लगती है। वो कहती है, ओह क्या सच में? विंग कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? वांगुई ये सुनती है और स्माइल करती है। फिर वो विंग की तरफ देखती है और फिर विंग के दिए हुए उस गुलाब को और फिर वो उसे विंग के सामने ही नीचे फेंक देती है और अपने पैरों तले कुचल देती है। जैसे ही विंग ये देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है और वांगुई की तरफ देखता है। अभी थोड़ी देर पहले जो वांगुई उससे स्माइल से बहुत कामली शर्माते हुए बात कर रही थी, अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा ईवल स्माइल के साथ हंसते हुए विंग को देखते हुए कहती है, तुमने सोचा कैसे कि तुम जैसा फटीचर इंसान मुझे प्रपोज करेगा, मुझे अप्रोच करेगा? हाँ, खुद की हालत देखी है तुमने? क्या तुमने ये करने से पहले एक बार खुद की तरफ देखा? विंग ये सुनकर चौंक जाता है। हाँ, विंग की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। वांगुई एक बहुत अच्छे से घर से आती है और विंग वो तो बहुत ही गरीब है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो एक ऑर्फन है जो कि अपना कॉलेज का खर्चा अपनी 3-4 जॉब कर कर चुकाता है। साथ ही उसके कपड़े भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल से सिंपल से कपड़े हैं, कोई लग्जरी ब्रांड के कपड़े भी नहीं हैं और वांगुई के कपड़े काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वांगुई से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो, पर मेरा विश्वास करो, मैं जल्द ही एक अच्छी जॉब पालूंगा। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी मैं अपनी इन सब जॉब को छोड़कर एक अच्छी पोस्ट पर लग जाऊंगा और तब मैं अच्छा कमाऊंगा और तब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। वांगुई, मैं जानता हूँ कि तुम बस ये सब मेरी करीबी की वजह से कह रही हो, क्यों, है ना? तभी वांगुई हंसती है और कहती है, तुमने कैसे सोचा कि सिर्फ यही बात है? कभी खुद को देखा है तुम जैसा फटीचर इंसान जो कि अपना गुजारा भी बहुत मुश्किल से करता है, हर दिन कॉलेज में ऐसे ही बेरंग गंदे कपड़े पहन कर आता है, उसके साथ मैं रहूँगी। और रही बात ग्रेजुएशन की, तो क्या गारंटी है ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी ये फटीचर हालत जैसे तुम अब हो वैसे नहीं रहोगे? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, वांगुई। तभी विंग इससे पहले कुछ और कह पाता, कोई उसके सर के ऊपर जूस फेंक देता है। जैसे ही विंग पीछे मुड़कर देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वेंचाओ था। वेंचाओ
विंग के पास आता और कहता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को अप्रोच करने की। विंग जैसे ये सुनता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या। तभी वंचाओ कहता है, हाँ वांग हुई मेरी गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को अप्रोच किया। खुद की हालत भी देखी है, तुम इसे दे ही क्या सकते हो। खुद को देखो और मुझे देखो, मैं एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और तुम जैसा फटीचर क्या ही दे सकता है। और तुमने चुना भी किसको, मेरी गर्लफ्रेंड को। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए वंचाओ अपने चमचों को इशारा करता है जो कि विंग को आकर पकड़ लेते हैं। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या क्या कर रहे हो। तभी वंचाओ कहता है, तुम्हें तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए वंचाओ के सारे दोस्त विंग पर अब खाने पीने की चीज़ें फेंकने लग जाते हैं। कच्चे अंडे, सॉस, विंग पर वो लोग जूस की बोतल, पानी की बोतल फेंकने लग जाते हैं। विंग की हालत को बहुत ही ज़्यादा बुरी कर देते हैं। विंग जो कि उन सब की तरफ देखता है, विंग के आंखों में आंसू थे, और वैनचाओ और वांग हुई दोनों ही विंग पर हंस रहे थे। वांग हुई कहती है, तुम यही डिज़र्व करते हो। विंग जो कि वांग हुई की तरफ देखता है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग हुई उसके साथ कुछ ऐसा करेगी। अगर उसे विंग के साथ नहीं रहना था तो वो विंग को मना भी तो कर सकती थी ना। इस तरह इतनी बुरी तरीके से विंग की बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी। वैनचाओ अपने दोस्तों को इशारा करता है, उसके दोस्त वहीं पर फर्श पर ज़मीन पर विंग को पटक देते हैं। वैनचाओ विंग के पास आते हुए कहता है, तुम यही डिज़र्व करते हो। इतना कहकर वो चला जाता है। वांग हुई विंग से कहती है, तुम जैसा फटीचर इंसान किसी के लायक नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। विंग को आज सच में बहुत ह्यूमिलेट सा महसूस होता है। हाँ वो गरीब है, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करता है। हर दिन हर वक्त हर कोई उसका मजाक उड़ाता रहता है। पर एक दिन वो इस सब चीज़ों को बदलेगा, एक दिन उसकी भी हालत अच्छी होगी। ये सब सोचते हुए वो अपना काम बखूबी से करता था। पर आज इतनी ह्यूमिलेशन सहकर विंग बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से खड़ा होता है। वो जैसे ही खड़ा होता है उसके पास उसका दोस्त शू यांग आता है। शू यांग जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को उठाते हुए कहता है, विंग विंग। तभी विंग कहता है, शू यांग कहता है, विंग तुम ठीक हो ना। उन लोगों ने तुम्हारे साथ वो लोग बहुत बुरे हैं। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है, उसकी आंखों में आंसू थे। शू यांग अब विंग को वहाँ से ले जाता है। उन लोगों का कॉलेज ख़त्म हो चुका था और शू यांग का घर ज़्यादा पास था, इसलिए शू यांग विंग को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर वो विंग को अच्छे से फ्रेश करवाता है और क्लॉथ भी देता है पहनने के लिए। शू यांग विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है, हाँ मैं चलता हूँ। तभी शू यांग कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है ना कॉलेज के बाद मुझे मेरे वर्क पर जाना होता है, मैं लेट नहीं हो सकता, पहले ही बहुत टाइम हो चुका है। शू यांग कहता है, विंग कब तक तुम ये करते रहोगे, मेरी बात मान लो। देखो मुझे, हम दोनों की हालत एक जैसी है, पर तुम में मुझ में कितना फ़र्क है। हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम से निकले, एक ही साथ हर चीज़ की, पर आज मेरी हालत तुमसे बेहतर है क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना जो मुझे सही लगा। विंग कहता है, पर वो रास्ता बहुत गंदा है। तभी शू यांग कहता है, गंदा? कुछ गंदा नहीं होता विंग। सभी को अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए। कम से कम तुम उन सब के सामने ऐसे ह्यूमिलेट तो नहीं होगे ना। मैं भी ऐसे ही था, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना, अब उसकी वजह से मेरे पास सब कुछ है। तुम देख सकते हो विंग, तुम्हारे पास भी सब कुछ हो सकता है, बस एक बार मेरी बात तो मानो। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। ऐसे कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। शू यांग विंग को देखता और कहता है, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा विंग, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो चीज़ हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहते हुए शू यांग बस डोर की तरफ देखने लगता है जहाँ से विंग गया था। विंग अब जल्दी से बाहर निकल कर अब जल्दी से बस पकड़कर अपनी वर्क प्लेस पर पहुँच जाता है। वो जल्दी से वर्क पर पहुँचते ही, बस से उतरते ही जल्दी से तेज़ी से भागते हुए अपने शॉप की तरफ बढ़ जाता है। वो शॉप जिसमें विंग वर्क करता है। भागते हुए विंग एक बार गिर भी जाता है, जिससे उसके पैरों पे चोट लग जाती है, पर फिर भी वो उठता है और भागकर जल्दी से स्टोर पहुंचता है। पर जैसे ही विंग आता है, स्टोर का मैनेजर विंग को गुस्से में देख रहा था। विंग
उसके सामने जाकर झुककर उससे माफ़ी मांगता है। तभी स्टोर का मैनेजर कहता है, वी वुशन, आज भी तुम लेट हो। विंग कहता है, माफ़ कर दीजिए, कल से पक्का ये सब नहीं होगा। तभी मैनेजर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। मैं आज ही तुम्हें फायर करता हूँ। अब से तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। विंग कहता है, क्या? प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़, मुझे इस जॉब की नीड है सर, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। तभी मैनेजर कहता है, तुम्हारी नीड की वजह से मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। तुम बहुत लेट आते हो और मैं अब और तुम्हें मौके नहीं दे सकता। पहले ही मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत मनाता है, पर मैनेजर उसकी सुनता नहीं है। विंग की वो जॉब चली जाती है। विंग बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। विंग समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। यही तो जॉब्स है जिसकी वजह से विंग अपना गुजारा करता है। सुबह वो अखबार बेचता है, फिर कॉलेज जाता है, कॉलेज से आने के बाद यहाँ शॉप पर काम करता है और फिर रात को नाइट क्लब में वेटर का काम करता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। ऐसे ही दिन गुजरता है, रात का वक्त आ जाता है। विंग की एक जॉब तो चली गई थी, पर वो दूसरी नहीं गंवाना चाहता था, जिस वजह से अब वो जल्दी से ही बार में पहुँच जाता है। बार का मैनेजर विंग को देखते ही उसे तुरंत ही कहता है कि जाकर तैयार हो जाए और उनके गेस्ट को सर्व करे। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर और हाथों में ड्रिंक की ट्रेस लेकर पहुंच जाता है। विंग सबको एक एक कर सर्व करने लगता है। इस बीच कई सारे लोग विंग को बहुत ही गंदी तरीके से छूने की कोशिश भी करते हैं, जिससे विंग बचते बचते अब वहाँ से जा रहा था। तभी एक कस्टमर विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मुझे। लेकिन वो पर्सन विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम, रुको तो। विंग कहता है, प्लीज़ सर, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। तभी वो पर्सन कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो, काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी अच्छे भी हो, तुम्हारी बॉडी। ऐसा कहते हुए विंग के बॉडी को हाथ लगाने लगता है। विंग जो कि उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए। तभी वो पर्सन कहता है, देखो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, अच्छा सौदा है, बताओ कितना पैसा लोगे। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस आज रात मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। विंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, छोड़िए मुझे। इतना कहकर विंग उसे धक्का दे देता है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। पर वो कस्टमर विंग के पीछे पड़ जाता है। वो वहाँ के मैनेजर से बात करता है। मैनेजर विंग से कहता है कि उसके लिए एक अच्छा ऑफ़र आया है, पर विंग मना कर देता है। मैनेजर विंग पर गुस्सा होकर कहता है, अगर तुम एक रात उसके साथ स्पेंड भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैनेजर विंग पर बहुत गुस्सा होता है, पर विंग मैनेजर की बात नहीं मानता और वो अपना काम करता रहता है। पर वो कस्टमर विंग को फिर भी नहीं छोड़ता और साथ में उसके दोस्त भी विंग के आसपास ही मंडरा रहे थे। अब वो लोग विंग को अपने पास खींचकर विंग को बहुत ही गंदी तरीके से टच करने लगते हैं, उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर। उनमें से एक कहता है, सच में ये तो बहुत अमेजिंग है, इसके साथ तो मज़ा आएगा। विंग कहता है, छोड़िए मुझे, छोड़िए। तभी वो पर्सन कहता है, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा। उसका एक दोस्त विंग के सीधा पास आकर विंग को किस करने ही वाला था, लेकिन तभी विंग उसे धक्का देकर एक चाटा मार देता और कहता है, मैंने कहा ना, मुझे छोड़िए। जैसे ही विंग उसे चाटा मारता है, वो पर्सन विंग पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और विंग को दोबारा से ज़ोरदार स्लैप लगाता है, जिससे विंग नीचे गिर जाता है। वो तुरंत ही मैनेजर को बुलाता है और विंग की शिकायत करता है और कहता है कि ये 2 कौड़ी का इंसान, इसने मुझ पर हाथ उठाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम्हारे क्लब में वीआईपी कस्टमर को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? अगर यही है तो मैं तुम्हारा ये क्लब बंद करवा दूंगा। जैसे ही मैनेजर ये सुनता है, वो माफ़ी मांगता है, विंग की तरफ से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो आज ही विंग को फायर कर देगा, विंग को यहाँ से निकाल देगा। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो कहता है, नहीं सर। पर मैनेजर विंग की कोई भी बात नहीं सुनता, विंग को तुरंत ही वहाँ से बुरी तरीके से धक्के मारकर निकाल देता है। विंग अपनी सफाई देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वही लोग विंग के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। विंग तो खुद को बस उनसे डिफेंड कर रहा था, पर मैनेजर कहता है कि तुम जैसे 2 कौड़ी का इंसान अगर किसी के साथ सो भी जाएगा या उसके साथ कुछ हो भी जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे, क्योंकि तुम लोगों की औकात ही यही होती है। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अगर
तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद वो विंग को निकाल देता है। विंग जो कि अब अपनी दूसरी जॉब भी गंवा चुका था। विंग के साथ आज सुबह से ही बुरा हो रहा था। पहले कॉलेज में वो ह्यूमिलेशन, और उसके बाद उसका वो जॉब का जाना, फिर इस जॉब का जाना। विंग बहुत बहुत टूट चुका था। विंग एक बस स्टैंड पर था, वहाँ बैठकर उस रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग जो कि थक गया था अपनी इस किस्मत से। वो कितना कितना स्ट्रगल करता है अपने पूरे दिन के खर्चे के लिए। पूरा दिन वो काम करता है ताकि वो अपने कॉलेज की फ़ीस भर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। उसके पास तो कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसके ज़्यादातर पैसे तो उसकी कॉलेज की फ़ीस और बुक्स में चले जाते हैं। विंग कितना कुछ सहता है सिर्फ उस एक दिन के लिए कि एक दिन वो ग्रेजुएट होगा, उसकी भी एक अच्छी लाइफ होगी, अच्छी जॉब होगी और उसके पास घर होगा। पर कब तक विंग ऐसा कर पाएगा? ऐसे ही रहा तो विंग तो ये सब करने से पहले ही कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। विंग जो कि बहुत बहुत थक गया था, हमेशा ही सबसे बुली होकर, सबसे इस तरीके से ताने सुनकर विंग अब हिम्मत हार जाता है और सीधा वो करता है जो वो कभी करना नहीं चाहता था। वो सीधा शुयांग को कॉल मिला देता है और शुयांग उसकी एक कॉल पर ही विंग के पास आ जाता है। विंग शुयांग को देखता है। शुयांग एक बहुत अच्छी बाइक पर विंग के पास आया था। विंग उस बाइक को देखता है। वो बाइक काफ़ी एक्सपेंसिव थी। वो समझ गया था कि शुयांग को ये बाइक किसने दी है। विंग जो कि कुछ नहीं कहता, शुयांग इशारा करता है और विंग उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। विंग और शुयांग अब घर पर थे। विंग शुयांग से कहता है मैं तैयार हूँ। शुयांग जो कि खुश होता है कहता है फाइनली तुम तैयार हो ही गए। अब तुम चिंता मत करना, अब देख लेना तुम्हारी एक बहुत अच्छी लाइफ होगी। तुम्हें पता है, एक पर्सन जिसे अपने लिए तुम्हारे ही जैसा एक शुगर बेबी चाहिए, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। हाँ, वो तुमसे काफ़ी बड़ा है उम्र में, पर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और तुम तो जानते हो ना कि इसमें तो एज गैप होता ही है। आखिर वो तुम्हारा शुगर डैडी जो होने वाला है। विंग जो कि शुयांग की तरफ देखता है और कहता है क्या ये ठीक है? तभी शुयांग कहता है बिल्कुल ठीक है विंग, उस तरीके की ज़िंदगी से तो ये काफ़ी बेहतर है। कम से कम तुम अपने हिसाब की लाइफ तो जी पाओगे, वो सब कुछ ले पाओगे जो तुम्हें चाहिए, और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। और अब तो तुम्हारी दोनों जॉब भी चली गई है, तुम अपने कॉलेज की फ़ीस कैसे भरोगे, अपने घर का रेंट कैसे भरोगे? विंग जब शुयांग की बातें सुनता है तो वो कहता है मैं तैयार हूँ शुयांग। शुयांग जो कि स्माइल करता है कहता है ठीक है, कल ही मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलवाऊँगा। विंग कहता है कौन से पर्सन से? तभी शुयांग कहता है मेरा जो शुगर डैडी है उसके एक दोस्त को एक शुगर बेबी चाहिए, और उसने मुझसे कहा था, और तभी मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आया था, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। विंग जो कि ये बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। ऐसे ही वो रात वो शुयांग के ही अपार्टमेंट में बिताता है, जो कि उसके शुगर डैडी ने दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। विंग के अपार्टमेंट से तो काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। विंग उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा करता था, क्योंकि वो अपार्टमेंट बहुत ही छोटा सा था। उसमें बहुत ही छोटा सा रूम था, छोटा सा किचन था, छोटा सा बाथरूम था, जिसमें विंग को प्रॉब्लम तो होती, पर उसमें विंग रहना सीख गया था। लेकिन उसमें 2 जने बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। और शुयांग का अपार्टमेंट वो काफ़ी अच्छा था, रूम भी काफ़ी बड़ा था, किचन भी काफ़ी अच्छा था और बाथरूम भी काफ़ी मस्त था। विंग उस सारी चीज़ों को देखता है और कहता है कि शायद उसके लिए यही सही रहेगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुयांग विंग को अच्छे से रेडी करता है। अच्छे से रेडी हो जाने के बाद शुयांग भी विंग को देखता रह जाता है। शुयांग विंग को देखते हुए कहता है ओ माय गॉड विंग, तुम सच में बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम तो उसे एक ही नज़र में पसंद आ जाओगे। जैसे ही विंग ये सुनता है वो कुछ भी नहीं कहता और ख़ुद को आईने में देखता है। विंग ने रेड एंड ब्लैक कलर के क्लॉथ को वेयर किया हुआ था, साथ में अपने बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था, थोड़े से बाहर निकाले हुए थे। विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। शुयांग अब उसे रेडी कर कर अपने साथ लेकर जाता है। थोड़ी देर वो वेट करते हैं, फिर उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें शुयांग विंग के साथ बैठ जाता है। फिर वो आधे घंटे बाद एक होटल के पास आकर रुकते हैं।
विंग उस होटल को देखता है, ये वहाँ का सबसे लग्जरियस होटल था। विंग कहता है ये तभी शुयांग कहता है हाँ आज हमारी मीटिंग यही है। विंग कहता है पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तभी शुयांग कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी बिल हमें थोड़ी ना भरना है, वो तो हमारे शुगर डैडीज भरेंगे ना। चलो तुम। जब वो कार रुकती है तो शुयांग विंग को लेकर बाहर आता है और सीधा उस होटल के अंदर एंट्री कर जाता है। विंग जो कि पहली बार इतने लग्जरियस रेस्टोरेंट में आया था, वो सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत लग्जरियस थी। शुयांग अब काउंटर पर जाकर काउंटर वाली लेडी से बात करता है और वो लेडी तुरंत ही शुयांग को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ उसको जाना था, जहाँ की टेबल उन्होंने बुक की हुई थी। वो एक प्राइवेट वीआईपी रूम था जो कि बहुत अच्छा था, जहाँ पर टेबल लगी हुई थी, अच्छे से सारी चीज़ें डेकोरेटेड थी। सामने बड़ा सा विंडो था जो शीशे का था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और वहाँ पर दो लोग बैठे हुए थे। शुयांग जो कि उन्हें देखकर स्माइल करता है और विंग को लेकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही शुयांग उनके पास जाता है, वो दोनों ही उन दोनों को देखते हैं। उनमें से एक शुयांग का शुगर डैडी था और एक वो जो कि विंग का होने वाला था। विंग जो कि उन दोनों पर्सन को देखता है, एक तो शुयांग और विंग को देख रहा था और एक जो कि सिर्फ विंग को देख रहा था। उसकी नज़र सिर्फ विंग पर थी। विंग जब उस पर्सन को देखता है तो वो थोड़ा सा शिवर कर उठता है, क्योंकि वो पर्सन विंग को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देख रहा था। पूरा ऊपर से नीचे विंग को स्कैन कर रहा था। शुयांग जो कि शाओ शिनचैन और द मोस्ट फेमस बिजनेसमैन लांग वांग जी को ग्रीट करता है। विंग भी इस पर्सन को पहचानता था, ये तो मोस्ट फेमस लांग वांग जी है ना। उसने एक बार मैगजीन में इसकी फ़ोटो देखी थी, तब उसने सोचा नहीं था कि वो कभी इस तरह उससे मिलेगा। शुयांग विंग को लेकर वहीं बैठ जाता है और शिनचैन शुयांग से कहता है कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, जिससे शुयांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा दोस्त विंग से मिलकर। शाओ शिनचैन कहता है हाय, मेरा नाम शाओ शिनचैन है, तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा ना। तभी विंग बस हमें अपना सिर हिला देता है। शाओ शिनचैन कहता है इससे मिलो, ये है लांग वांग जी, तुम्हारा होने वाला, समझ रही हो ना। विंग जो कि हमें अपना सिर हिला देता है। शाओ शिनचैन कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, क्यों माय बेबी। जैसे ही शुयांग ये सुनता है, वो हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है विंग मैं चलता हूँ। विंग कहता है पर तभी शुयांग कहता है कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, और वैसे भी मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है और एक ना एक दिन तो तुम्हें ही करना था ही ना, इसलिए घबराना मत, बाय, ऑल द बेस्ट। इतना कहकर वो वहाँ से उठता है और शाओ शिनचैन के साथ चला जाता है। विंग अब वांग जी के साथ अकेले था और उसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि वांग जी लगातार जब से वो आया है उसे बस घूरे जा रहा है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, जब काफ़ी देखता वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग ही कहता है आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है। वांग जी कहता है तुम काफ़ी सुंदर हो, अमेजिंग। विंग जो कि ये सुनता है और ब्लश करने लगता है। विंग जो कि दूसरी तरफ अपना फेस करता है, पर तभी उसे एहसास होता है किसी ने उसके चिन पर अपने हाथों को रखा और अपनी तरफ उसका फेस किया। विंग जो कि चौंक जाता है, क्योंकि वांग जी उसके करीब आ चुका था, बहुत ही ज़्यादा करीब। वांग जी कब उसके इतना करीब आया विंग को तो पता ही नहीं चला। विंग जो कि बहुत चौंका हुआ था, उससे पहले कुछ कह पाता, वांग जी तुरंत ही उसके लिप्स पर अटैक कर देता है, उसे अपनी तरफ खींचकर उसे कमर से पकड़ लेता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर वांग जी वो अपना काम कर रहा था। विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रफ और डीप किस कर रहा था। बहुत देर तक वांग जी विंग को किस करता रहता है। विंग की तो अब सांसें भी रुकने लग गई थी, पर वांग जी रुक ही नहीं रहा था। वांग जी तब तक नहीं रुका जब तक वहाँ पर उन्हें किसी की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि उनका ऑर्डर किया हुआ सम डिश आ चुकी थी। वेट्रेस जो कि विंग और वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। वांग जी जो कि उसके आने पर भी विंग को छोड़ता है। वेटर जो कि नर्वसनेस में वांग जी से कहती है आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वांग जी कहता है अगली बार से
ये ध्यान में रखना। अब जल्दी खाना रखो और जाओ यहाँ से। वेटर्स तुरंत ही हमें अपना सिर ला कर जल्दी से खाना रखो, वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान सीधा उस पर अटैक कर देगा। वांग जी जो कि अपने लिप्स को लिक करता है। विंग के लिप्स उसे बहुत बहुत टेस्टी और बहुत जूसी लगते हैं। जैसे ही उसने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था, विंग पर तो वो फिदा हो गया था। विंग और वांग जी में कम से कम 12 साल का एज गैप है। विंग अभी 20 साल का है और वांग जी 32 साल का। वांग जी विंग से कहता है, ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, खाओ इसे। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, इसे खाओ। विंग जो कि अपने सामने रखी हुई उन डिश को देखता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। विंग ने पहली बार इस डिश को देखा था। विंग कहता है, ये मेरे लिए? वांग जी कहता है, हाँ, अब इसे खाओ जल्दी। विंग जो कि हमें अपना सिर लाता है और जल्दी से स्पून उठाकर एक बाइट अपने मुंह में रखता ही है कि वांग जी तुरंत ही उसके लिप्स पर दोबारा से अटैक कर देता है और उसके लिप्स के थ्रू ही उस डिश को खाने लगता है। विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान क्या कर रहा है, इसे छोड़ ही नहीं रहा है। जब वो खाना ख़त्म होता है तभी वांग जी उसे छोड़कर कहता है, काफ़ी टेस्टी था। विंग जो कि गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा जो कि पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। वांग जी कहता है, अब तुम आराम से खाओ। विंग जिसकी अब तो खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अगर फिर से उसने खाया और फिर से वांग जी जो कि समझता है कहता है, फिक्र मत करो, इस बार कुछ नहीं करूँगा, अब तुम जल्दी से ये खाना खाओ। विंग जो कि कुछ देर तक तो ऐसे ही बैठा रहता है, फिर वो खा ही लेता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो उस डिश को खाता है। वो डिश सच में बहुत टेस्टी थी। जब उन लोगों का खाना ख़त्म होता है तब वो विंग को अपने साथ लेकर जाता है। विंग जो कि वांग जी से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। वांग जी विंग को ऐसे ही अपने साथ लेकर अपनी कार में, वांग जी की कार बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। विंग तो उस कार को देखकर एकदम मेस्मराइज हो गया था क्योंकि उसे ये वो कार बहुत पसंद आई थी और वांग जी भी समझ गया था, जिसकी वजह से उसने विंग से कहा, अगर ये कार तुम्हें पसंद आई तो अब से ये तुम्हारी। विंग तो चौंक ही गया था, क्या सच में? तभी वांग जी कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी बहुत सी कार है, ये कार तुम ले लो, मैं अपने लिए दूसरी ले लूँगा। विंग तो एकदम चौंक ही जाता है, क्या सच में? विंग ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कार उसे मिल सकती है। विंग उस कार को देखने लगता है, सच में वो कार बहुत अमेजिंग थी। वांग जी विंग को उसी कार में अब यहाँ के सबसे बड़े मॉल में लेकर जाता है। वहाँ पर जब वांग जी पहुँचता है तो सभी लोग उसी की खातिरदारी में लग जाते हैं। वांग जी सभी से कहता है कि वो यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे क्लोथ, शूज़, जितने भी अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं वो सब ले आए, वो भी विंग के लिए। जैसे ही सभी सुनते हैं वो तुरंत ही विंग के लिए बहुत सारी महंगी महंगी ब्रांडेड चीज़ें लाते हैं। विंग कहता है, इसकी क्या ज़रूरत? तभी वांग जी कहता है, अब तुम मेरे हो और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ही मुझे परफेक्ट दिखो, समझे? मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ ताकि तुम ये सब पहनो और मेरे सामने आओ, हमेशा सुंदर दिखो, समझे तुम? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए, बदले में सिर्फ तुम्हें मुझे प्लेजर फील करवाना है, समझे तुम? विंग जो कि ये सुनता है और कुछ भी नहीं कह पाता। उस समय वांग जी विंग को बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने को बोलता है। विंग सारी ड्रेसेस ट्राई करता है जिसमें वो सब में अच्छा लगता है। वांग जी सारी चीज़ें उसके लिए पैक करवा देता है। विंग के लिए बहुत सारे लग्जरियस ब्रांडेड क्लोथ, साथ में शूज़ और बहुत तरह तरह की चीज़ें, साथ में मेकअप प्रोडक्ट्स भी, परफ्यूम भी, जो कि काफ़ी लग्जरियस एंड ब्रांडेड थी। और यहाँ तक कि उसने विंग के लिए काफ़ी अच्छे बैग्स भी लिए थे। ये उसे पता था विंग कॉलेज जाता है। विंग जो कि अपने बैग को देखता है, सच में वो बैग बहुत अच्छा था। विंग अगर इसे कॉलेज लेकर जाएगा तो सारे उसे देखते ही रह जाएंगे। वांग जी अब सारी चीज़ों को पैक करवा कर कार में रखवा देता है और फिर विंग को फिर एक जगह लेके निकल जाता है। विंग कहता है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, बस तुम मेरे साथ चलते रहो। इतना कहकर वो फिर से विंग को अब एक जगह लेकर आता है। ये एक लग्जरियस सा
हाउस था। विंग तो उस हाउस को देखकर एकदम चौंक गया था, क्योंकि वो हाउस शहर से थोड़ा दूर एक ऐसे इलाके में जहाँ पर ज़्यादा कोई आता नहीं है। और ये मैंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था। विंग जब उसके अंदर जाता है तो सच में वो बहुत लग्जरियस था। वांग जी अपने सर्वेंट जो कि वहाँ पर वांग जी के लिए थे, उनसे कहकर सारी चीज़ों को विंग के रूम में रखवा देता है। वांग जी विंग को जब उसके रूम में लेकर जाता है तो वो एकदम चौंक जाता है। विंग का रूम सच में बहुत लग्जरियस था। विंग ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये उसका रूम होगा। विंग कहता है क्या ये सच में? तभी वांग जी कहता है हाँ, ये अब से तुम्हारा हुआ और तुम अब से यहीं रहोगे, और मैं जब चाहूँ तब तुमसे मिलने आऊँगा। ये जगह मैंने इसलिए चुनी क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं कौन हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें और मुझे लेकर किसी तरह के सवाल उठाए। मुझे मीडिया की नज़रों में नहीं आना। विंग जो कि समझ जाता है और कहता है ठीक है। वांग जी अब विंग को देख रहा था। विंग जो कि वांग जी को देखता है, वांग जी तुरंत ही विंग को पकड़कर उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी के क्लोथ को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी अब धीरे धीरे उसे किस करते हुए अब सीधा उसकी रूम के बेड पर ले जाकर उसे वहीं पर गिरा देता है, उसके ऊपर आ जाता है। फिर विंग को टच करते हुए कहता है सच में तुम बहुत अमेजिंग हो, और क्या तुम तैयार हो? विंग जो कि थोड़ा घबराया हुआ था वो कहता है हाँ, पर मैंने इससे पहले किसी के भी साथ नहीं किया। तभी वांग जी कहता है इसका मतलब तुम वर्जन हो? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहते हैं तब तो और अच्छा है, मैं खुश हूँ। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी सीधा ही विंग पर अटैक कर देता है, उसे किस करता है। फिर वो विंग के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। विंग जिसका फर्स्ट टाइम था इसीलिए बहुत पेन होता है, पर वांग जी उसे पूरा सपोर्ट करता है। विंग का प्लेन कब प्लेजर में बदल जाता है उसे भी पता नहीं चलता, और वांग जी उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करवाता है। वांग जी बहुत फास्ट था, उसकी स्पीड सच में बहुत फास्ट थी, जिससे विंग भी वांग जी से कभी कभी कह देता कि रुक जाए, पर वांग जी विंग की सुनेगा तब ना। वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता और विंग के साथ एक रफ सेशन करता है। विंग कब थक कर सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। वांग जी भी विंग के साथ सो जाता है। वो लोग सीधा रात को उठते हैं। जब रात को विंग उठता है तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि अब तुम फ्रेश हो जाओ। वांग जी जो कि पहले ही फ्रेश हो चुका था, विंग उठकर जाकर फ्रेश होता है। वांग जी के दिलाए गए क्लॉथ में से ही क्लॉथ पहनता है। फिर वो नीचे आ जाते हैं। नीचे उनका खाना पहले ही मेड ने रेडी करके रखा था, वो सब बस अपना काम करते चले जाते। वांग जी ने विंग के साथ मिलकर डिनर किया और फिर वहाँ से चले गए। वहाँ के मेड्स भी जल्दी से सारी चीज़ें वॉश कर वहाँ से चले गए, क्योंकि वांग जी ने स्ट्रिक्टली सबसे कह दिया था कि वो सुबह आए, सारी सफाई करे, नाश्ता वास्ता बनाए और फिर वहाँ से चले जाए। उसने बस एक सर्वेंट पर्सनल रखा था जो कि दोपहर को भी वहाँ रहेगा, ताकि वो विंग को खाना वाना बना कर दे सके। फिर सब सीधा शाम को आते हैं, रात का डिनर बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और सीधा चले जाते हैं। डिनर कर लेने के बाद, सबके चले जाने के बाद वांग जी फिर से विंग के साथ वही सब करता है। विंग इस बार भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन इस बार वो सोता नहीं है। वांग जी विंग से कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे अब जाना होगा, पर मैं कल तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और हाँ, तुम्हें कॉलेज मेरा ड्राइवर जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वही अब से छोड़ने जाएगा और फिर तुम्हें लेकर आएगा, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए जो फ़ोन ख़रीदा है अब उसमें मैंने अपना नंबर भी ऐड कर दिया है। मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँगा तुम्हें पिक करना होगा, कभी भी तुम मेरी कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी अब इतना कहने के बाद विंग के साथ 2 राउंड और लेता है, फिर वहाँ से फ्रेश होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग जो कि थका हुआ था फिर भी सारी चीज़ें देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक दिन में ही उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा पलट गई। उसे एक दिन में ही सारी चीज़ें मिल गई जो इसको पाने के लिए पता नहीं विंग को कितना कितना साल लगता, पता नहीं वो ये सारी चीज़ें पा भी पाता कि नहीं। इतने सारे ब्रांडेड क्लोथ्स, इतना बड़ा हाउस, इतने नौकर चाकर, इतना वो कार। विंग ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। विंग जो कि कहीं ना कहीं अब सुयंग की बातों से एग्री हो जाता है। उसे अब समझ आ जाता है
कि क्यों शोयंग हर बार उसे कहता था कि उसे भी एक शुगर डैडी रख लेना चाहिए, किसी का शुगर बेबी बन जाना चाहिए। अब उसे पूरी तरीके से समझ आ गया और अब विंग खुश है। विंग ये सारी चीज़ें पाकर खुश है। विंग अपने हाउस को देखता है, अपनी कार को देखता है, अपने क्लोथ को देखता है, खुद को देखता है। सब कुछ बदल गया। विंग बहुत खुश है और इसी खुशी में वो उस रात अच्छे से सोता है, एक चैन की नींद अपने उस लग्जरी किंग साइड बेड पर। विंग नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो सारे नौकर चाकर उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। विंग अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होकर अपनी उस ब्रांडेड बैग के साथ और साथ ही अपने बांगजी के दिए गए उस सारे थोड़े से मेकअप को लगाकर अपने क्लोथ पर उस परफ्यूम को छिड़कते हुए अपने बालों को अच्छे से बनाकर स्माइल करते हुए नीचे आता है। नीचे सारे मेड्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो जब आता है तो उसे एक मेड उसका नाश्ता बनाकर दे देता है। विंग अपना नाश्ता करता है। विंग को याद आता है कि अपने छोटे से अपार्टमेंट में कैसे विंग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता था। वो रात को बहुत देर से आता था, वो बहुत थक जाता था, इस वजह से वो खाना भी नहीं खा पाता था और सुबह 4 बजे उठकर ही वो अखबार बांटने चला जाता था। और जब आता था तब कई बार वो खुद के लिए कुछ सैंडविच बनाकर खा लेता या ऐसे ही कॉलेज के लिए निकल जाता। पर आज सब कुछ अलग है। सब कुछ विंग खुद से खाना नहीं बना रहा, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ उसके लिए रेडी है। मेड विंग से पूछती है, यंग मास्टर आपको खाना पसंद तो आया ना? विंग कहता है बहुत अच्छा है। विंग उस खाने को ख़त्म करता है, फिर बाहर निकलता है जहाँ पर ड्राइवर पहले से ही विंग का वेट कर रहा था। वो विंग को ग्रीट करता है और विंग के लिए तुरंत ही डोर ओपन कर देता है। विंग स्माइल करते हुए अब उसके अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर तुरंत ही विंग को कॉलेज के लिए लेकर निकल जाता है। जब विंग की कार कॉलेज के अंदर पहुँचती है तो सभी उस कार को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये किसकी कार है। इतनी ज़्यादा सभी लोग उस कार को देख रहे थे क्योंकि वो कार बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। की नज़रें उसी पर थी। लेकिन जब वो लोग ये देखते हैं कि उस कार से बाहर कौन आ रहा है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस कार से और कोई नहीं बल्कि विंग निकला था। विंग, वो विंग जिसका सभी मजाक उड़ाते थे, सब उसको फटीचर कहते थे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बुली करते थे। उसके पास इतनी महंगी कार। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंके हुए थे। विंग जो कि स्माइल करते हुए बाहर आता है। वांग हुई तो विंग को देखकर एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि विंग ने जो क्लॉथ पहने हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। विंग के शूज़, विंग का बैग, सब कुछ एक्सपेंसिव था। बेंचा भी शॉक था। वांग हुई जो कि कहती है ये विंग है। बेंचा कहता है हाँ। बेंचो का एक दोस्त कहता है इसे क्या हुआ? कल तो ये बिल्कुल अलग था और आज देखो। सभी बहुत ही ज़्यादा चौंके हुए थे। विंग सबको देख रहा था, सबकी नज़रें उस पर ही थी। विंग को सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ऐसे ही अब सबके सामने से निकलता है। सब उसे बस देखे जा रहे थे। जैसे ही विंग आगे बढ़ता है उसे उसका दोस्त शोयंग मिल जाता है जिसके वो सीधा गले जाकर लग जाता है और कहता है थैंक यू शोयंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी शोयंग कहता है फाइनली अब तुम्हें समझ आ ही गया कि मैं तुम्हें बार बार ये करने के लिए क्यों कहता था। विंग कहता है हाँ तुम सही थे, मैं अब बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो सबको कैसे मुझे सब देख रहे हैं। तभी शोयंग कहता है अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो सबको बहुत कुछ देखना है। विंग हंसता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है। तभी शोयंग कहता है और मैंने सुना है तुम्हें एक हाउस मिला है, क्या मुझे उस हाउस को दिखाओगे नहीं? तभी विंग कहता है क्यों नहीं, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तुम कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे साथ चलना, ठीक है? तभी शोयंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो देखूँ आखिर मेरे दोस्त को क्या क्या मिला है। विंग और वो हंसते हैं और फिर साथ में क्लासरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी तो उनको देखकर एकदम चौंके हुए थे। विंग जो कि अब क्लास में आता है अपने उस शानदार अवतार के साथ, सारे क्लासमेट उसे देखकर शौक हो जाते हैं, सारे बातें करने लगते हैं। अरे इससे क्या हुआ, ये वही विंग है ना जो कि हमेशा ही सादे से बेरंग से कपड़े पहनता था और ये इतने ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड के कपड़े कैसे? इसके शूज़ भी देखो, इसके बैग, ओ माय गॉड इसको हुआ क्या है?
सारी लड़कियां कहती हैं ये विंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। दूसरी लड़की कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं। तभी तीसरी कहती है कर लो, क्योंकि जो है वो हमारे सामने ही है। विंग सबको देख रहा था। यही वक्त बीतता है और विंग की क्लास ख़त्म होती है। अब उनका लंच टाइम था, इसलिए विंग कॉलेज की कैंटीन में लंच करने गया था। आज वो जो कॉलेज की कैंटीन से ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पाता था, वो उसने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ली और शुयंग के साथ बैठकर आराम से खा रहा था। सभी उसे देखकर चौंके हुए थे। तभी उसके पास वेंचा आता और कहता है हे तुम, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। विंग वेंचो को देखता और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वेंचो कहता है एक रात में तुम इतने चेंज कैसे हो गए, बताओ मुझे, क्या राज है तुम्हारा। विंग जो कि उसे देखता और कहता है हाँ, कोई राज नहीं है मेरा। मैं एक रात में चेंज कैसे हुआ ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं। वेंचो कहता है क्या इतनी अकड़ कैसे आ गई तुम्हें, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है। तभी विंग कहता है हाँ लगी है, तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। वेंचो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो विंग को मारने ही वाला था। तभी शुयंग बीच में आकर कहता है खबरदार, हिम्मत भी मत करना, वरना इसका अंजाम तुम भुगत नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे, समझे। जैसे ही शुयंग की बात वेंचो सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है। विंग कहता है शुयंग मेरा तो हो गया, तुम्हारा हुआ। तभी शुयंग कहता है हाँ मेरा भी हो गया, चलो यहाँ से, मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहता। विंग कहता है हाँ मैं तो खासकर नहीं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग हैरान थे और वहाँ हुई तो और, क्योंकि विंग ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। विंग के इस बदले हुए अवतार से वहाँ हुई बहुत बहुत ज़्यादा शौक में थी। विंग अब शुयंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही उनका दिन बीतता है और शुयंग को विंग कॉलेज के बाद अपने उसी हाउस में लेकर आता है। शुयंग उस हाउस को देखता और कहता है वाह विंग ये तो सच में अमेजिंग है। विंग कहता है हाँ चलो अब मैं तुम्हें अपना पूरा हाउस दिखाता हूँ। तुम्हें पता है कल रात मैं ये पूरा हाउस का टूर किया था। तभी शुयंग वहाँ विंग के पास आता और कहता है कल रात तुम चलने के लायक थे। विंग जो कि कहता है डर तो था, पर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने कल ये सारी चीज़ें देख ली। जब शुयंग ये सुनता है वो हंसता है और कहता है वैसे क्या वो बहुत ज़्यादा रफ है। विंग कहता है वो बीस्ट है। जैसे ही शुयंग ये सुनता है वो हंसता है और कहता है अब तो तुम्हें ये सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। विंग कहता है ऐसे ही वो शुयंग को अब अपना पूरा हाउस दिखाता है। फिर वो और शुयंग मिलकर अपना लंच करते हैं, जो कि विंग के ही मेट्स ने बनाया था। शुयंग को वो बहुत पसंद आता है। विंग भी उसे खाता है और कहता है सच में ये बहुत अच्छा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा। तभी शुयंग कहता है हाँ हाँ, और तुम भूलना मत इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। तभी विंग कहता है हाँ हाँ मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। शुयंग जो कि खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है रुको कहाँ जा रहे हो। तभी शुयंग कहता है तुम क्या भूल रहे हो, तुम्हारी तरह मेरा भी एक शुगर डैडी है जिसके पास मुझे जाना है, अब मैं चलता हूँ। और तुम्हारा शुगर डैडी भी शायद आता ही होगा। विंग कहता है क्या। तभी शुयंग कहता है हाँ। शुयंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही विंग के पास वांग जी का कॉल आता है। वांग जी का कॉल विंग रिसीव करता है और कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है तुम घर आ गए। तभी विंग कहता है हाँ मैं आ गया। तभी वांग जी कहता है मैं बस पहुँच रहा हूँ। विंग कहता है अभी। तभी वांग जी कहता है हाँ। इतना कहने के बाद वांग जी कॉल कट कर देता है और कुछ ही देर के बाद वो विंग के पास पहुँच जाता है। विंग उससे देखता है, एकदम चौंक जाता है। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो कि विंग के पास सीधा बढ़कर विंग के लिप्स को क्रैप कर लेता है और वहीं पे विंग को पैशनेट किस करता है और वो बहुत देर तक विंग को किस करने के बाद विंग को छोड़ता है। विंग जो कि वांग जी की तरह देखता है। वांग जी विंग के लिप्स को टच करता है, उसके उस मोल को टच करता है और कहता है सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। जैसे ही विंग ये सुनता है उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है और सीधा विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और विंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। विंग के रूम में आकर और विंग को सीधा बेड पर डालता है और कहता है अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा।
विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी जल्दी से अपने क्लॉथ रिमूव करता है, विंग के ऊपर आकर विंग के लिप्स को ग्रैब करता है और सीधा विंग के भी क्लॉथ को उसके बॉडी से रिमूव करने लग जाता है। और अब वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। आज विंग भी वांग जी का साथ दे रहा था, जिससे वांग जी को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही उन दोनों ने फिर से अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया। एक्टिविटी के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा थक गया। वांग जी उसको देखता और कहता है, तुम अमेजिंग हो। विंग जो कि वांग जी को देखता है, कहता है, वैसे आपकी फैमिली को पता चला तो? तभी वांग जी कहता है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब और इतना कहने के बाद वांग जी फिर से विंग को किस करने लगता है। अब ऐसे ही विंग के दिन बीत रहे थे। वो और वांग जी अक्सर ही अपनी एक्टिविटी को किया करते। अब विंग के चर्चे पूरे कॉलेज में हो गए थे, क्योंकि विंग की कार, उसके सारे लग्जरी ब्रांड के क्लोथ और सारी चीज़ें सबके दिलो दिमाग पर चढ़ गई थी। सबको पता चल गया था कि विंग अब बहुत रिच हो चुका है। कैसे, किसी को नहीं पता था, पर इतना पता था कि विंग की किस्मत एक रात में ही पूरी चमक चुकी है। जिसे देखने के बाद वांग हुई विंग के पास आती और कहती, विंग। विंग जैसे ही वांग हुई को देखता है वो एकदम चौंक जाता है। वो कहता है, तुम? तभी वांग हुई विंग की तरफ जूस का बोतल आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तभी विंग कहता है, मेरे लिए? पर क्यों? वांग वांग हुई विंग को देखते हुए कहती है, मुझे मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं गलत थी, मुझे तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं रखना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो वांग हुई की तरफ देखता है। उसे पता था कि वांग हुई ये सब सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से चेंज है। अब वो टीचर विंग नहीं रहा जिसे वांग हुई हेट करती थी। अब तो वो यहाँ का सबसे पॉपुलर लड़का बन चुका है, क्योंकि अब वो यहाँ के सारे स्टूडेंट से ज़्यादा रिच है। वांग हुई सिर्फ उसके पैसों को देखकर उसके पास आई है। विंग को पता है। विंग कहता है, कोई बात नहीं। वांग हुई ये सुनकर खुश हो जाती है, पर विंग वहाँ से सीधा जाने लगता है। वांग हुई कहती है, अरे रुको तो, वो मैं। तभी विंग कहता है, जल्दी कहो। तभी वांग हुई कहती है, विंग क्या क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? विंग कहता है, क्या? वांग हुई कहती है, वही जो तुम चाहते थे। मैं उस समय तैयार नहीं थी, मैंने तुम्हें कितना कुछ कह दिया, पर मैं अब तैयार हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। विंग कहता है, क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है? तभी वांग हुई कहती है, वो तो बस ऐसे ही, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करता। वो तुम्हारी तरह नहीं है। विंग तुम कितने अच्छे हो, मुझे अब तुम्हारी वैल्यू समझ आई है। क्या हम डेट कर सकते हैं? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अब किसी के साथ डेट नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर वांग हुई बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने यही सोचा था कि वो विंग को पटा लेगी, फिर जैसे विंग इतने लग्जीरियस लाइफ जी रहा है वो भी जिएगी। पर नहीं, उसका सारा प्लान फेल हो गया और विंग वहाँ से चला गया। विंग अपने अपार्टमेंट पहुँचा और वांग जी का वेट करने लगा। कुछ समय बाद वांग जी भी आ गया, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो गया। विंग सीधा जाकर वांग जी के ऊपर कूद गया और कहा, मैं आपका बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था डैडी, आज आप काफ़ी लेट हो गए। तभी वांग जी कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, कुछ काम आ गया था, पर चिंता मत करो, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट फील नहीं करवाऊँगा, अपनी की गई गलती को मैं सुधारूँगा। तभी विंग कहता है, इसका मतलब आज पूरी रात आप मेरे साथ रहेंगे? तभी वांग जी कहता है, अगर मेरा बेबी यही चाहता है तो ठीक है। विंग जो कि स्माइल करता कहता है, आई लव यू डैडी। इतना कहकर विंग खुद से वांग जी को किस करता है और वांग जी भी विंग को किस करता है। इसी दौरान वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। अब विंग को भी वांग जी के साथ ये सब करना बहुत अच्छा लगने लग गया था। अब वो खुद से आगे बढ़कर वांग जी को किस करता, उसे टच करता और फिर वो सब करता, क्योंकि अब वांग जी को बहुत चाहने लग गया था, बहुत ज़्यादा। अब वो भी वांग जी का हमेशा इंतज़ार किया करता था और वांग जी ने उसे ये भी कह दिया था कि वो वांग जी को अब से डैडी कहेगा, जिसके लिए विंग भी मान जाता है। ऐसे ही उनके दिन चलने लगते हैं, पर वैन चाओ इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो विंग की इस एक दिन में बदली हुई लाइफ के बारे में जानना चाहता था। एक दिन में ऐसा क्या हुआ, आखिर विंग ने क्या किया? वैन चाओ यही सब सोच रहा था। वांग हुई जो उससे धीरे धीरे दूर होने लगी थी सिर्फ विंग की वजह से। वैन चाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था।
जिस वजह से वो ठानता है कि अब वो सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा। जिस वजह से कॉलेज के बाद वो विंग की कार का पीछा करता है। जब वो विंग की कार का पीछा कर रहा था तभी कुछ कार्स उसके बीच में आ जाती है, जिससे विंग की कार वहाँ से निकल जाती है और वेन चाओ विंग की कार का पीछा नहीं कर पाता। विंग जब अपने घर पहुँचता है और वांग जी वहाँ पर आता है, तब वांग जी सीधा विंग के पास जाकर कहता है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए। विंग जब वांग जी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तब वांग जी से बताता है कि आज वेन चाओ उसकी कार का पीछा कर रहा था, जिससे विंग भी शॉक हो जाता है कि ये उसे नहीं लगा था कि वेन चाओ ये भी करेगा। वांग जी कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए विंग, अब से तुम केयरफुल रहना। विंग जो कि हमें अपना सीट लाता है। वांग जी की बहुत बड़ा शख्सियत है चाइना की, और उसने पहले ही विंग के सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग हायर किए थे जो हरदम विंग पर नज़र रखा करते, विंग क्या करता है, कहाँ जाता है, सारी चीज़ें वो देखा करते। और इसी में वो उन्होंने वेन चाओ को भी पकड़ लिया था। अगर वांग जी ने उन लोगों को तैनात नहीं किया होता तो पता नहीं आज शायद वेन चाओ की वजह से उनका राज सबके सामने खुल जाता। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। अब से विंग भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो गया था ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। ऐसे ही वेन चाओ की फ्रस्ट्रेशन अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। तभी उसके एक दोस्त ने एक सजेशन दिया। उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि अगर वो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा तो वो क्यों ना विंग से दोस्ती कर ले, जिस पर वेन चाओ गुस्से में उसे घूर कर देखने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना वो विंग से दोस्ती करे और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर विंग से सारी चीज़ें उगलवा ले। जब वेन चाओ ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, पर वो जानता था कि विंग उससे दोस्ती तो कभी नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी जगह किसी और को भेजा। और वो शख्स था मैंग्याओ, जो कि वेन चाओ के ग्रुप का ही एक हिस्सा था, पर वो हमेशा ही सबके सामने ऐसे रहता जैसे वो कितना इनोसेंट हो। और वेन चाओ उसकी ये सारी चीज़ें जानता था, पर वेन चाओ उससे कुछ नहीं कहता था। जो वो करता था उसे करने देता था, क्योंकि वेन चाओ उसका फ़ायदा उठाया करता था। और मैंग्याओ भी उसे कुछ नहीं कहता था। मैंग्याओ सबके सामने लाचार इनोसेंट सा बंदा बनने के चक्कर में वेन चाओ को हमेशा ही सर्विस दिया करता था। वेन चाओ और मैंग्याओ सबके सामने ये एडमिट तो नहीं करते, पर हाँ उन दोनों का एक अफेयर था जो सबसे उन्होंने छुप कर रखा था। तभी तो मैंग्याओ भी अच्छी लाइफ जिया करता था, भले ही वो जिन परिवार का एक ऐसा सन था जो कि दूसरी औरत से जन्मा था, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, फिर भी वो अच्छी लाइफ जीता था। वो भी वेन चाओ के जग से मिले गए उसके पैसों पे, क्योंकि वेन चाओ एक अच्छे घर से आता था और वो मैंग्याओ को उसकी सर्विस के लिए अच्छी खासी रकम देता था। इसीलिए वो मैंग्याओ को चूज़ करता है, मैंग्याओ को सारी चीज़ें बताता है। फिर मैंग्याओ विंग के पास जाता है। विंग के पास जाकर वो बैठता और कहता है सुनो। जैसे ही विंग मैंग्याओ की तरफ देखता हुआ कहता है तभी मैंग्याओ कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें तो आता होगा ना, मुझे प्लीज़ बता दो। विंग जो कि मैंग्याओ को देखता है, वो मैंग्याओ को जानता था। उसे भी लगता था कि मैंग्याओ काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो मैं अपना सिर लाता है और मैंग्याओ को बताने लगता है। मैंग्याओ उसे थैंक्स कहता है। धीरे धीरे ऐसी ही सारी चीज़ें चलने लगती है। मैंग्याओ किसी न किसी कारण विंग के पास आता रहता, जिससे अब विंग और उसकी दोस्ती हो गई थी। जिससे मैंग्याओ हमेशा ही विंग के और करीब आता, कभी विंग को टच करता, कभी विंग को हग करता और विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता। विंग को मुझे सारी चीज़ें नॉर्मल लगती, पर कोई था जिसके पास ये सारी फ़ोटोज़ पहुंच रही थी। ऐसे मैंग्याओ विंग के गले लग रहा है, उसके हाथों को पकड़ रहा है, उसके साथ कितना क्लोज है। ये सारी पिक्चर्स वांग जी के सीक्रेट जासूस उसको भेजा करते थे, जिसे देखने के बाद आज वांग जी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो कई दिनों से इस फ़ोटोज़ को देख रहा था, पर आज उसका पारा हाई था, क्योंकि आज तो मैंग्याओ ने विंग के गालों पर किस भी कर दिया था, जिससे विंग भी चौंक गया था। मैंग्याओ कहता है माफ़ करना, वो बस विंग कहता है मैंग्याओ कहता है मुझे माफ़ कर देना विंग, पर मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी कितनी मदद करते हो। विंग देखिए कुछ भी नहीं कहता, पर जब वांग जी ये तस्वीरें देखता है उसका पारा हाई हो जाता है। वो आज गुस्से में घर जाता है। विंग जो कि
स्माइल के साथ हमेशा की तरह उसका वेट कर रहा था। पर आज जब वांग जी आता है, वो सीधा विंग के पास जाकर विंग के बालों को खींचता है, जिससे विंग को दर्द होता है। विंग कहता है, हाँ हाँ डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? पर वांग जी उसके बालों को खींचते उसके चेहरे को अपने पास लेकर आता और कहता है, ये क्या है? वो उसके और महंगाओं की तस्वीरें उसे दिखाता है। विंग कहता है, ये तभी वांग जी उसे फर्श पर फेंकते हुए कहता है, भूलो मत, ये जो चीज़ें तुम्हें मिली है, जो लग्जरी लाइफ तुम जी रहे हो, वो मेरी वजह से है, और तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, खबरदार, अगर तुमने मुझे कभी भी चीट करने की कोशिश की, अगर की तो देख लेना तुम्हारा अंजाम क्या होगा, और जो तुमने किया है उसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वांग जी अब विंग को खींचकर उसके रूम में ले जाता है, और आज वांग जी बहुत ज़्यादा नर्व था। आज वो विंग के रुकने पर भी नहीं रुक रहा था। जो वो थोड़ा विंग को देखकर जेंटल भी हो जाता था, आज बिल्कुल भी नहीं। आज तो उसने विंग को बहुत ज़्यादा बाइट भी किया था, जिससे विंग के काफ़ी जगह ब्लड भी निकले थे। विंग की लोअर बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला था। विंग जो कि वांग जी से बैक कर रहा था, पर वांग जी विंग की बिल्कुल नहीं सुन रहा था। विंग जब थककर एकदम लाश की तरह बेड पर गिर जाता है, वांग जी कहता है, हमेशा याद रखना कि तुम किससे बिलोंग करते हो, और आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम किसी के साथ भी दिखने नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वांग जी वहाँ से उठता है और विंग को इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। विंग जिसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, वो कब बेहोश हो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। जब वो उठता है तो वो अपने आप को उसी हालत में पाता है। वो जैसे तैसे बेड से उठकर खुद को क्लीन करता है, अपनी हालत को देखता है। वांग जी ने कितने सारे एक्सप्लेनेशन बना दिए हैं। विंग आज बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, इसीलिए वो आज वांग जी का लिए बगैर, किसी को बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। बहुत रात हो रही थी और वांग जी के पास खबर भी आ गई थी कि विंग मेंशन में नहीं है, वो कहीं चला गया। जैसे ही वांग जी को खबर आती है, वो घबरा जाता है। वो अपने मेंशन में था अपनी फैमिली के साथ, पर वो बिना किसी को कुछ बताए अब अपने मेंशन से निकलने लगता है, जिस पर उसकी बड़े भाई वांग जी के गगा लैन सिचन कहते हैं, वांग जी कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं गगा, बस कुछ काम आ गया है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। सिचन कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वांग जी अक्सर ही अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देता, तभी तो उसने अभी तक शादी भी नहीं की। सिचन कुछ भी नहीं कहता और कहते, ठीक है जल्दी आना। इतना कहते हुए सिचन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और वांग जी जल्दी से बाहर आकर सभी को विंग को ढूंढने के लिए लगा देता है। जैसे ही विंग का पता वांग जी को चलता है, वो तुरंत ही विंग के पास जाता है। विंग जो कि एक बीच के पास बैठकर रो रहा था, विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट था। एक पर्सन तो मिला था जिसे विंग बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गया था, उसे कहो तो प्यार करने लग गया था, भले ही वो उसका शुगर डैडी ही क्यों न था। और आज जो वांग जी ने किया, बिना कुछ जाने, बिना कोई सच्चाई जाने, विंग को ये बहुत हर्ट कर गया। इसलिए वो आज बिना वांग जी से कुछ कहे अपना फ़ोन भी घर पर छोड़कर यहाँ आ गया था। वांग जी जब विंग के पास पहुँचता है तो वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही विंग वांग जी की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत ही खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वांग जी था। गुस्से में विंग कहता है, थू। तभी वांग जी विंग के पास आता है, उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना मैंने, कभी भी मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को बिना मुझे बताए, बिना किसी से कुछ कहे इस तरह भाग आने की? तभी विंग कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आपको फ़र्क ही क्या पड़ता है? हाँ, मुझे अब नहीं रहना, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तभी वांग जी कहते, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? क्यों क्यों नहीं रहना? विंग जो कि कहता है, जो जो मेरे साथ आपने आज किया है वो बहुत बहुत घटिया था। आपने एक बार भी नहीं जाना कि आखिर ये सारी फ़ोटो क्या थी। बस जो दिखा वही मानकर आज जो किया है उससे मैं बहुत हर्ट हूँ। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता। चाहिए यहाँ से। वांग जी के विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसके नेक को पकड़ता और कहता है, भूलो मत, तुम अब किसके हो? तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। विंग जो कि रोता है कहता है, मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। इतने समय रहते हुए वांग जी भी विंग की बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने लगा था। विंग और वांग जी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे, जिस वजह से वांग जी विंग को छोड़ता कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा रफ हो गया था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने किए पे पछता रहा हूँ, पर मैं क्या करता, तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया।
और वो सब कर बैठा। उसके बाद मैं खुद ही बहुत परेशान था, इसी वजह से तो वहाँ से चला गया था और फिर तब से मिलने भी नहीं आया। मुझे माफ़ कर दो, पर इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग जो कि वांग जी को देखता है, वो वांग जी को छोड़कर कैसे जा सकता है, कि ये वांग जी तो उसकी लाइफ बन चुका है। विंग वांग जी को देखता और कहता है आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। विंग जो कि वांग जी के गले रख कर रोता है। वांग जी अब विंग के चेहरे को सहलाता और कहता है आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगा। विंग जो कि वांग जी को देखता है। वांग जी अब आगे बढ़कर विंग को किस करता है, विंग भी वांग जी को किस बैक करता है। और इस सब की तस्वीर वेंचाओ अपने फ़ोन में ले रहा था। वेंचाओ को अब सब समझ आ गया था कि विंग अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया। वेंचाओ कहता है तो ये थी तुम्हारी सच्चाई, तुमने अपने लिए एक शुगर डैडी रखा हुआ है। वेंचाओ के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वांग जी भी विंग को लेकर अपने हाउस वापस आ जाता है और उसे आराम से बेड पर लेटाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे सुलाता है। विंग जब सो जाता है तो वांग जी वहाँ से मेड्स को, जो मेड एक रहती थी, उसको विंग का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सुबह, आज संडे था पर सारी जगह काओस मच गया था क्योंकि विंग और वांग जी की फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी थी। दोनों के चेहरे उसमें साफ साफ नज़र आ रहे थे, जिस वजह से सब बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे। सब जगह न्यूज़ फैल चुकी थी कि मोस्ट बैचलर बिजनेसमैन लांग वांग जी किसी के साथ अफेयर में हैं, उनका एक शुगर बेबी है। जैसे ही सब पे ये न्यूज़ पहुंची, सब बहुत ही ज़्यादा शौक में थे। विंग के कॉलेज के सारे स्टूडेंट के पास भी ये न्यूज़ पहुंच गई। यहाँ तक कि शुयंग को भी जब ये न्यूज़ पहुंची तो सीधा विंग को कॉल पे कॉल मिला रहा था। विंग जो कि सो रहा था और लगातार कॉल आने की वजह से वो उठता है, अपने हाथ में फ़ोन लेकर कहता है हेलो क्या हुआ शुयंग। तभी शुयंग कहता है विंग क्या तुमने न्यूज़ देखी, अपनी न्यूज़ देखो। विंग कहता है न्यूज़ पर क्यों। शुयंग कहता है जल्दी देखो क्या हो गया है। जब विंग सुनता है तो वो अपने बड़े से टीवी को चलाता है और जब वो न्यूज़ देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है। न्यूज़ पर वो और वांग जी ही छाए हुए हैं और सब कह रहे हैं कि वांग जी का एक अपने से काफ़ी ज़्यादा छोटे लड़के के साथ अफेयर है। वांग जी एक गे है और उसने अपने लिए एक शुगर बेबी रखा हुआ है। विंग ये देखकर चौंक जाता है। वो कहता है शुयंग ये क्या हो गया, शुयंग ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ। शुयंग कहता है पता नहीं विंग अब क्या होगा। तो दूसरी तरफ वांग जी के हाउस में भी काओस मचा हुआ था। वांग जी के अंकल, उसका ब्रदर, उसकी वाइफ सारे उसको घेर कर खड़े थे। उसके अंकल वांग जी पे चिल्लाते हुए कहते हैं तो इसलिए तुमने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारा एक अपने से काफ़ी कम उम्र के लड़के के साथ अफेयर है, तुमने अपने लिए शुगर बेबी रखा हुआ है वांग जी। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये सारी खबर झूठ है। तभी चैन कहते हैं क्या सच में वांग जी ये झूठ है। तभी वांग जी कहता है आप मुझे जानते हो गगा मैं कैसा हूँ, वो मेरा कोई शुगर बेबी नहीं है, वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं जल्द ही उसके साथ मैरिज करने वाला था। पर ये खबर कैसे लीक हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी के अंकल कहते हैं क्या तुम अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी करना चाहते हो। तभी वांग जी कहते हैं हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और अब तो ये खबर न्यूज़ में भी फैल चुकी है, तो अब मुझे उसके साथ जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं पर तभी वांग जी कहते हैं अब बस अंकल अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, जिसने ये किया है उसे तो मैं बरिश कर रहूँगा, और रही बात विंग की तो वो मेरा है। इतना कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है और अपने लोगों को कह देता है कि पता लगाए ये सब किसने किया है। 24 घंटे के अंदर वांग जी को सब पता चल जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वांग जी को कॉल कर रहा था पर वांग जी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पूरा दिन वो इसी तरीके से परेशान रहा, पर शाम को जो न्यूज़ आई वो देखकर तो विंग चौंक गया। जब शुयंग ने उसे कॉल किया, जब विंग ने न्यूज़ देखा तो उसमें पता चला कि ये सारी खबर फेक थी, किसी ने वांग जी के खिलाफ साजिश की थी। फ़ोटो में दिख रहा वो पर्सन उसका शुगर बेबी नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है, जिससे वांग जी ने सीक्रेटली मैरिज की थी। विंग तो चौंक गया, उसकी और वांग जी की मैरिज कब हुई। रिपोर्टर बता रही थी कि वांग जी ने काफ़ी समय पहले ही मैरिज कर ली थी पर उन्होंने किसी को बताया नहीं था, और जिन्होंने ये न्यूज़ फैलाई उन्होंने सिर्फ इस वजह से फैलाई ताकि वांग जी को अपने बिजनेस में लॉस हो। ये किसी और ने नहीं बल्कि वैन फैमिली के लड़के ने किया है, जिसका खुद जिन परिवार के नजायज़ बेटे महंगियाओं के साथ अफेयर है, और साथ ही वैन चाओ महंगियाओं की काफ़ी सारी फ़ोटो और वीडियो भी अपलोड हो जाती हैं। कैसे
किसने की, किसी को भी नहीं पता। विंग तो सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, वो ये सब देख ही रहा था। तभी उसके पास वांग जी आता है। विंग कहता है "अ, अ, आप"। तभी वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है पर कहाँ। वांग जी कहता है चुपचाप रेडी हो और मेरे साथ चलो। विंग अब और कोई सवाल नहीं पूछता, सीधा रेडी होकर वांग जी के साथ जाता है। वांग जी सीधा विंग को लेकर कोर्ट जाता है और वहाँ से विंग से कोर्ट मैरिज कर लेता है और कहता है अब तुम मेरे हुए। तभी विंग कहता है ये सब। तभी वांग जी कहता है तुम्हारे कॉलेज के उस बेंचों ने हमारी फ़ोटो खींचकर सारी जगह अपलोड कर दी थी, पर अब मैंने सबसे कह दिया है कि हम लीगली हस्बैंड है और अब सच में हम हस्बैंड एंड हस्बैंड हो चुके हैं। अब तुम मेरे शुगर बेबी नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है पर। तभी वांग जी कहता है यही सोच रहे हो ना मैंने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ये सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है हाँ, आई लव यू सो मच विंग। विंग तो एकदम छौंक गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो तुरंत ही वांग जी को हक करता है, कहता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा डरता था कि एक दिन आप मुझे छोड़ दोगे। वांग जी कहता है कभी नहीं, मैं हमेशा ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जो मुझसे प्यार करे, जो मेरा हो। मैं जब थक गया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने लिए एक शुगर बेबी रखूँगा। लेकिन जब मुझे तुम मिले तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए और तब मैंने ठान लिया था कि तुमसे मेरे रहोगे और अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, जो उसने सोचा नहीं था उसे वो मिल गया था। उसका शुगर डैडी अब उसका हस्बैंड है। विंग बहुत खुश था। वांग जी अब विंग को अपनी फैमिली से जाकर भी मिलवाता है और सभी विंग को देखकर चौंके तो थे, पर सबने विंग के साथ अच्छा बिहेव किया। विंग से मिली और विंग से मिलकर सबको पता चला कि विंग काफ़ी अच्छा है। विंग तो सच में बहुत ही अच्छा था, पर उसकी हालात नहीं उसे शुगर बेबी बनने पर मजबूर कर दिया था और ये बात वांग जी को पता थी। वांग जी जब विंग को देखता है, विंग उसकी नज़रों में पहली नज़रों में ही उसे पसंद आ जाता है, पर उसे लगा था कि विंग पता नहीं कितनों के साथ। पर जब उसने विंग का पूरा बैकग्राउंड निकाला था तब उसे पता चला था कि विंग बिल्कुल भी वैसे टाइप का लड़का नहीं है, वो सच में बहुत अच्छा है, पर उसकी मजबूरियों ने उससे कहाँ ले आया वांग जी। जो कि पहले तो उसने सिर्फ विंग को अपने पास रखना सोचा था, पर धीरे धीरे उसके अंदर की फीलिंग्स भी विंग के लिए जागने लगी और अब फाइनली वो दोनों मैरिड है। और वेन चाओ जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, क्योंकि उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा है। वेन फैमिली के सारे शेयर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सब कुछ वेंचाओ की वजह से हुआ है वेंचाओ को। पर उसके डैड उस बहुत गुस्सा है और मैंगो को तो उसके फादर ने अब घर से ही निकाल दिया है, जिससे मैंगो अब बेघर हो गया है। विंग को मैंगो की भी सच्चाई पता चल रही थी कि क्यों उसके वो करीब आ रहा था। विंग अब बहुत खुश था। विंग को ये भी पता चला था कि उसके दोस्त शोयंग और शाओ शिनचैन ने भी शादी करने का फैसला कर लिया है। वो दोनों भी अब शुगर डैडी और शुगर बेबी की जगह अब हस्बैंड एंड हस्बैंड बनने वाले हैं, जिससे विंग अपने दोस्त के लिए भी बहुत खुश था। और आज की रात वो वांग जी के साथ वांग जी के मैंशन में था, उसके रूम में, ना कि अलग से उस अपार्टमेंट में जहाँ पर वो हमेशा वांग जी का वेट किया करता था। वांग जी कहता है तुम खुश हो। विंग कहता है बहुत बहुत ज़्यादा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। वांग जी कहता है ये सब तुम भी डिज़र्व करते हो। इतना कहकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जो कि वांग जी से दूर होता है कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं आपको अपने पास भी नहीं आने दूंगा। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। इतना कहकर वो भागने लगता है। वांग जी कहता है विंग रुको, आज हमारी शादी हुई है, इस हिसाब से आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तभी विंग कहता है और वो सारी नाइट उसका क्या। वांग जी कहता है वो सारी नाइट हमारी वेडिंग नाइट नहीं थी, आज हमारी वेडिंग नाइट है, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। रुको रुको। विंग कहता है पर मुझे एक प्रॉपर वेडिंग चाहिए। वांग जी कहता है मैं तुम्हें बाद में ज़रूर दूंगा, पर आज मुझे मेरा काम करने दो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और विंग भागने लगता है और हंसने लगता है, पर वांग जी उसे पकड़ लेता है और बेड पर पिन कर देता है और कहता है बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारी सारी शरारत निकालनी पड़ेगी। विंग कहता है डैडी डैडी। वांग जी जो कि कहता है भले ही तुम्हारा हस्बैंड हो, पर तुम हमेशा मुझे डैडी ही कहना। विंग जो कि हंसता है और कहता है यस डैडी। वांग जी जो कि हंसता है और वो सीधा विंग पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा।
ओके। और हाँ, प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा, ओके प्लीज़। क्योंकि बहुत वक्त हो गए, हम 4000 फैमिली होने के करीब है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, ओके। कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने फंक्शन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। बाय।